हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज हैमलेट के पार्ट 2 के बारे में। अभी हम लोगों ने पार्ट 1 कोटेशन कवर किया था। आज हम 2 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैमलेट। यस, हैमलेट, जैसा कि आप सबको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया था। आज उसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। यस, उसके आगे देखते हैं। पहला जो है, ओ हार्ट, लॉस नॉट thy nature, let not ever the soul of Nero enter his from his firm bosom. Let me be cruel, not unnatural. I will speak daggers to her, but use none. ये देखिए, हैमलेट कहता है ग्रेट्यूड के बारे में। एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में क्या कहता है? हेमलेट अपने आप से कहता है कि वो अपनी मतलब जो उसकी प्राकृतिक भावनाएं हैं उसे न छुपाए, उसे न खोने दे। यानी उसके वो माँ के प्रति उसका प्रेम है, वफादारी है, उसकी भावना को वैसे ही बने रहने दे। जैसे जो रोम के सम्राट नीरो थे, अपनी माँ अग्रिपीना को मरवा दिया था। उसने भी कुछ ऐसा ही कृत्य किया था जिसकी वजह से जो नीरो थे अपनी माँ को मार डाले थे। लेकिन हेमलेट अपनी माँ के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करेगा। मतलब वो अपनी माँ के प्रति क्रूर नहीं होना चाहता। वो वो माँ के सामने दिखाता है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब अपनी माँ के लिए उसके अंदर बहुत रिवोल्ट है। अपनी माँ को लेकर के वो बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा उससे गुस्सा भी है, रोष भी है। वो बहुत तीखी बातें करता है, इतनी तीखी बातें जो खंजर से भी तेज हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल स्पीक डैगर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई विल स्पीक डैगर टू हर। बहुत मतलब वो शार्प बातें करेगा, बहुत कड़वी बातें करे, लेकिन बट नॉट यूज नॉन। लेकिन वास्तव में उसके खिलाफ हिंसात्मक नहीं होगा, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। फिर से देख लीजिए, ओ हार्ट, लॉस नॉट दाई नेचर, लेट नॉट एवर द सोल ऑफ नीरो इंटर his firm bosom. Let me be cruel, not unnatural. I will speak daggers to her, but use none. मतलब यहाँ हेमलेट अपने दिल को समझाता है, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं के बारे में बोलता है कि उसका जो उसका नेचर है ऐसा नहीं है। अपनी माँ के प्रति वो बहुत वफादार है, बहुत उसके अंदर प्रेम है। वो नीरो की तरह नहीं बनना चाहता जो रोम का सम्राट था। अपनी माँ अग्रिपीना को मरवा दिया था, मरवा डाला था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है। और वो क्या कहता है कि वो अपनी माँ के प्रति क्रूर क्रूर होने का संकल्प तो लेता है। लेट मी बी क्रूअल, वो बोलता है कि क्रूअल होने दीजिए, लेकिन नॉट अननेचुरल। वो अप्राकृतिक रूप से क्रूअल नहीं होना चाहता। अपनी माँ से वो डैगर से भी तेज तीखी वॉइस पे बात करेगा, लेकिन उसे कहीं से भी हानि नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट आता है, व्हाट इफ दिस कर्स हैंड वर थिंकर देन इटसेल्फ विथ ब्रदर्स ब्लड। Is there not rain enough in the sweet heavens to wash it white as snow? ये क्या बोलता है, क्या होता अगर यह शापित हाथ, ये कौन बोलता है? देखिए, किंग क्लाउडियस बोलता है कि ना, पेन लेने कोशिश कर रहे हैं हम। जी, इसमें बोलता है कौन? नहीं ले पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, किंग क्लाउडियस बोलता है, क्या व्हाट इफ दिस कर्स हैंड, क्या होता अगर ये शापित हाथ जो उसके भाई के खून से रंगा हुआ है, ठीक है ना, से खुद से भी मतलब खून से भी गाढ़ा हो जाता, मतलब वो एकदम जम जाता, मतलब वो दुनिया के सामने मृत हो जाता। ऐसा वो सोच रहा है कि वो थीकर देन इटसेल्फ विद द ब्रदर्स ब्लड। जो उसके हाथ भाई के खून से रंगा हुआ है, ठीक है ना, वो अपने आप को वो थिक कर लेता। मतलब जब ब्लड जम जाता है तो इंसान डेड हो जाता है। इट देयर नॉट रेन इनफ इन द स्वीट हेवंस टू वॉश इट वाइट एज स्नो। मतलब क्या मीठे आकाश में इतनी बारिश नहीं होती कि वो उस बर्फ की तरह सफेद कर सके। मतलब जो उसके हैंड रेड हुए हैं, जो उसके हाथ में खून के दाग लग चुके हैं, मतलब जो उसने मर्डर किया है, कि आकाश में ऐसी बारिश हो सकती है कि जो मेरे लाल हाथ है उसको सफेद किया जा सके? फिर से देख लीजिए, वॉट इफ दिस कर्स हैंड वेर थिकर देन इटसेल्फ विद ब्रदर्स ब्लड, इज देयर नॉट रेन इनफ इन द स्वीट हेवंस टू वॉश इट वाइट एज स्नो। यहाँ ये किंग क्लाउडियो बोलता है कि वो बहुत पछताता है अपने भाई का मर्डर करके। एक्ट थर्ड के सीन थर्ड की बात है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कि बहुत पछताता है और कहता है, जब उसे बहुत ज्यादा रिमोर होता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और पछताने लगता है, बोलता है कि क्या ये जो मेरे भाई के मतलब मर्डर से मेरी हाथें लाल हुई हैं, क्या कभी सफेद हो सकती हैं? क्या आकाश में कभी ऐसे भी बारिश होगी? क्या ऐसा भी कोई बारिश हो सकता है कि जो मेरे हाथ को पहले जैसा कर दे, जो ये मर्डर हुआ है इस दाग को दामन को छुड़ा दे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
A villain killed my father, and for that, I, his sole son, do the same villain sent to heaven. Why this is hire and salary, not revenge. ये हेमलेट कहता है एक्ट थर्ड के सीन थर्ड में, बोलता है एक खलनायक, मतलब यहाँ विलन किल्ड माय फादर, एक खलनायक जो मेरे पिता को मार डालता है, एंड फॉर दैट आई हिज सोल सन, और उसके लिए मैं उसका इकलौता बेटा हूँ। किसके लिए? जिस पिता, मतलब जिस पिता को उसने मारा है, मैं उस पिता के इकलौता बेटा हूँ। और उसी खलनायक को स्वर्ग भेजता हूँ। मतलब जब वो प्रेयर करता रहता है और वहां मारने की बात उसके दिमाग में आता है कि अब इसे मार डालना चाहिए, मौका सही है, तो उसकी आत्मा उससे कहती है कि क्या ये सही समय है? जब आप इसको मारेंगे तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। ठीक है, यहाँ हेमलेट के पास हत्या करने का चांस था, लेकिन वो नहीं किया। वो कहा कि क्या बोलता है कि क्या क्लाउडियस को मारना मेरा कर्ज उतारना है? क्या उसे मार देने से ही मेरा कर्ज उतर जाएगा? नहीं, मेरा मकसद है उस दर्द को भी दिखलाना जो मेरे पिता ने सहा था, उस बदला को लेना है, ना कि मुझे कर्ज उतारना है, भार उतारना है एक बेटा होने का। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इस टाइम उसे नहीं मारूंगा। फिर से देख लीजिए, अ विलन किल्ड माय फादर एंड फॉर दैट आई हिज सोल सन do this same villain sent to heaven, why this is here and salary not revenge। तो हेमलेट कहता है एक्ट थर्ड के सीन थर्ड में कि एक विलन, जो एक खलनायक मेरे पिता को मार डालता है और मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, अपने पिता की बात कर रहा है, टू दिस सेम विलन सेंट टू द हेवन, क्या मैं उसे स्वर्ग भेज सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है, अगर इस समय पे मैं उसे मारूंगा तो सीधे स्वर्ग जाएगा। नहीं, मैं उसे स्वर्ग नहीं भेज सकता। अगर वो चाहता तो उसी समय क्लाउडियस को मार डालता, लेकिन नहीं मारा। उसने कहा नहीं, क्लाउडियस को मारना कर्ज उतारना नहीं है मेरा, मुझे उससे बदला लेना है, उस दर्द को, उस असीम पीड़ा को सहाना है जो मेरे पिता ने सहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Ha, have you eyes? You can't call it love, for at your age the heyday in the blood is tame. It's humble and waits upon the judgment. हेमलेट बोलता है एक्ट थर्ड के सीन फोर्थ में, किसके बारे में बोलता है? अपनी माँ क्लाउडियस, और सॉरी गर्ट्यूड के बारे में बोलता है कि क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? बोलता है क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? क्या इसे प्यार का नाम दोगे? इस उम्र में भला किसी से प्रेम हो सकता है क्या? यह विनम्र है, धैर्य ने जमाने को पाला है। ठीक है, देखिए, दे हेड इन द ब्लड इट्स टेम, इट्स हम्बल एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट। और इंतजार करो, पता चल जाएगा कि ये प्यार है या धोखा या फरेब है। ठीक है, प्रतीक्षा करने की बात करता है, कहता है कि जमाना देखेगा। अगर सच में क्लाउडियस गर्ट्यूड से प्यार करता तो ऐसे ना करता जैसे उसने किया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, हाँ, हैव यू आईज, यू कांट कॉल इट लव फॉर एट योर एज द हेड इन द ब्लड इज टेम, इट्स हम्बल एंड वेट्स अपॉन द जजमेंट। हेमलेट कहता है गर्ट्यूड के प्यार के बारे में, क्या क्या कहता है? क्या तुम्हारे पास आंख है? आप इसे प्यार का नाम दे सकते हैं? आप इस उम्र में प्यार की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मतलब इस उम्र में प्यार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और क्या कहता है? इंतजार करिए, यह विनम्र और धैर्य, मतलब बोलता है कि विनम्र, इट्स हम्बल एंड वेट अपॉन द जजमेंट। आप धैर्य रखिए, विनम्रता के साथ धैर्य रखिए और इंतजार करिए, समय न्याय जरूर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्क्ड ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बेस्ट नो मोर। हेमलेट कहता है, बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेमलेट कहता है एक्ट फोर्थ के सीन फोर्थ में, क्या बोलता है? व्हाट अ मैन। हेमलेट ये जानता है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ वही कहता है कि व्हाट इज अ मैन, आदमी क्या है, इफ हिज चीफ गुड एंड मार्ट ऑफ हिज टाइम, इस समय पे उसकी जो मुख्य जो अच्छाई है, क्या सोना और खाना ही है? क्या उसके जिंदगी का यही उद्देश्य है, सिर्फ सोना और खाना? अगर यही उद्देश्य है तो बेस्ट नो मोर, वो एक जानवर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर जिंदगी में इंसान के जीने के लिए खाना और सोना और अपनी ही जरूरत को पूरा करना ही उद्देश्य है, वो जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट टू स्टार विदाउट ग्रेट आर्गुमेंट बट greatly to find quarrel in a straw when honors at the stake
ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट्स बी ब्लडी आर बी नथिंग वर्थ। ये हेमलेट बोलता है एक्ट फोर्थ के सीन फोर्थ में। क्या बोलता है? हेमलेट महानता की प्रकृति और उससे कैसे प्राप्त करना चाहिए इस पर विचार कर रहा है। उनका कहना है महान लोग तब तक कोई भी गलत काम नहीं करते जब तक कोई बात महत्वपूर्ण ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही फिलोसफिकल लाइन है, ये जिंदगी में उतारना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है हेमलेट। कहता है हेमलेट महानता की प्रकृति और इसे कैसे प्राप्त करना चाहिए इस पर विचार कर रहा है। उनका कहना है महान लोग तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाते जब तक कोई कार्य, कोई बात महत्वपूर्ण न हो। और अगर सम्मान पर हो तो व्यक्ति को छोटी सी बात पर भी लड़ना चाहिए। देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए, राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट टू स्टार विदाउट ग्रेट आर्गुमेंट but greatly to find quarrel in a straw when honors at the stake. Oh, from this time forth my thought be bloody are be nothing but। मतलब वही कह रहा है कि महान लोग जो होते हैं ऐसे महान नहीं हो जाते, उनके विचार बहुत महान होते हैं। वो तब तक किसी चीज पे गलत डिसीजन नहीं लेते या गलत कदम नहीं उठाते जब तक कि उनको महत्वपूर्ण वो बात नहीं लगती। लेकिन अगर बात सम्मान की आ जाए, जब बात सम्मान की दांव पे लग जाती है तो व्यक्ति छोटी सी बात पे भी लड़ना स्टार्ट कर देता है। और इस समय मेरे विचार रक्त रंजित थे। देखिए ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, मतलब इस टाइम माई थॉट्स भी ब्लडी, मेरे जो विचार हैं बहुत रक्त रंजित हैं, खूनी हो गए हैं और उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। मतलब मैं कहाँ तक, मैं किस हद तक गुजर जाऊंगा कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई लव ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आई लव ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स could not with all their quality of love make up my sum। हैमलेट इतनी बड़ी लाइन बोलने के बाद भी दुखी है, इसको समझिएगा ध्यान से। हैमलेट एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट में कहता है कि आई लव ओफेलिया, मैं ओफेलिया से बहुत प्यार करता हूँ, जितना कि 40,000 भाई भी मिलकर के उनको प्यार नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा वो प्यार करता है। लेकिन क्या बोल रहा है, कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ नहीं हो सका वो चीजें, मतलब मेरे साथ ओफिलिया नहीं रह सकी। मेकअप माई सब, मेरा और उसका जो संयोग था नहीं बन सका, मतलब इतना प्यार करने के बावजूद ओफिलिया हमारी नहीं हो सकी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बहुत फेमस लाइन है। आई लव ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विथ ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। हैमलेट कहता है एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट में कि मैं ओफिलिया से 40,000 भाई मिलकर जितना प्यार नहीं कर सकते उससे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। आई लव, उतना प्यार करता हूँ, लेकिन could not with all their quantity of love, मेरा जो प्यार था इसके बावजूद हम और ओफिलिया एक नहीं हो सके। मेक अप माई सम, हमारा सम नहीं बन पाया, मतलब हम लोग एक दूसरे के नहीं हो पाए। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज ए स्पेशल प्रोविंसेस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो। ये कई बार लाइन सिर्फ इतना ही पूछा गया है एग्जाम में। तो ये देखिए हेमलेट की लाइन है, हेमलेट ने कहा है एक्ट फिफ्थ के सीन सेकेंड में, if it be now it's not to come, if it be not to come it will be now, if it be not now at it will come, the readiness is all। क्या बोल रहे हैं यहाँ, होरेसियो के सलाह के विरुद्ध हैमलेट पोलोनियस के बेटे लार्टिस के साथ जो तलवारबाजी मैच लड़ने की बात वहां पे बात की जा रही है, ठीक है, वो वहां से लाइन ली गई है। क्या कहता है कि जिसे हैमलेट ने मार डाला था, पोलोनियस को हैमलेट ने मारा था ना, हैमलेट का कहना है कि आप भाग्य या ईश्वर की इच्छा से इनकार नहीं कर सकते, मतलब जो लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। इफ इट बी नाउ इट्स नॉट बिकम, ओके, इफ इट बी नॉट टू कम इट विल बी नाउ। जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, यदि कुछ होना नियत में है तो वो होकर ही रहेगा, अभी नहीं तो बाद में। मतलब इट विल, देखिए यहाँ पे इट्स नॉट टू कम, इट इट बी नाउ इट्स नॉट टू कम, ओके, इफ इट बी नॉट टू कम, अगर अभी नहीं आ रहा है, अगर अभी वो चीज नहीं हो रहा है तो बाद में होगा, लेकिन होकर रहेगा।
कोई भी चीज अगर ईश्वर ने लिख दिया है, भाग्य में हमारे लिखा है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जब होरोसियो कहता है कि लार्टिस तुम्हारे साथ जो तलवारबाजी करने वाला है, उसके साथ उसने वो तलवार फेंसिंग में वो जो पॉइजन लगाया है, तो उसके बारे में होरोसियो बताता है ना, वो बताता है कि तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि जो लिखा गया है भाग्य में वो होकर रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होकर रहेगा। हेमलेट अपने मृत्यु को स्वीकार करके उस तलवारबाजी को स्वीकार करता है, बोलता है नहीं, मुझे लड़ना है इनसे। आगे देखते हैं। Yes, if thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. हैमलेट कहता है एक्ट 50 के सीन सेकेंड में, क्या बोलता है, कि तुमने कभी मुझे अपने दिल में रखा है, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुशी से दूर रखो। किसके लिए बोल रहा है यहाँ पे, जो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, उसके लिए बोलता है कि अगर कभी तुमने मुझे चाहा है, अपने दिल में रखा, अपना दोस्त माना है, तो कुछ कुछ टाइम के लिए अपनी खुशी को, अपने दर्द को छुपा के रखो, और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस कठोर दुनिया में तुम्हें कुछ पल के लिए मुझसे ज्यादा जीवित रहना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो जिंदगी में मैंने जो दर्द झेले हैं, जो मेरे साथ चीजें हुई है, मेरे मरने के बाद तुम्हें दुनिया को बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा। अपने दर्द, जो आपके दर्द हैं, उसे अपने सांसों में समेट करके रखो। और देखिए, दाई ब्रीथ इन पेन टू टेल माई स्टोरी, अपने दर्द को छुपा के रखो, लेकिन दुनिया को मेरी कहानी जरूर बताओ। फिर से देखिए, इफ दाउ डिडस्ट एवर होल्ड मी इन दाई हार्ट, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story। कहता है कि अगर कुछ पल के लिए ही सही, अगर तुमने मेरे दिल में, अपने दिल में मुझे रखा है, अपनी दोस्ती, अपना दोस्त माना है, दिल से मुझसे दोस्ती किया है, अगर कुछ भी मुझे समझते हो, तो इस दुनिया, इस कठोर दुनिया को, जहान को मेरे बारे में बता। हार्श वर्ल्ड, कठोर दुनिया में अपने दर्द को समेट करके, अपने दर्द को अपनी सांसों में समेट करके तुम जीवित रहो और बताओ दुनिया को मेरी स्टोरी, कि मेरे साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट आता है डियर्स रोजमेरी, ये एक ओफिलिया का सॉन्ग है, ठीक है? डियर्स रोजमेरी, दैट्स फॉर रिमेम्बरेंस, प्रे यू लव रिमेम्बर, एंड देयर इज पेंसीज, दैट्स for thoughts, there's a funnel for you, and कोलम्बिनेंस, ये भी फ्लावर है, पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए पेंसिस आता है, एक मिनट मैं फिर से पेन लेने, एक मिनट पेन लेने की कोशिश करती हूँ मैं, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो पेंसिस है, ये भी फ्लावर है, ये कोलम्बिनेंस भी फ्लावर है। There's true for you and here's some for me, we may call it herb of grace, oh Sundays, oh you must wear your rue with a difference, there's a daisy, यहाँ एक और फ्लावर का नाम आया है। I would give you come violets, but they uh, but they withered all when my father died. They say he made a good end. ये सिंग करती है, गाना गाती है, फार बोनी स्वीट रॉबिन इज ऑल माई जॉय। ओफिलिया कहती है एक्ट फोर्थ के सीन फिफ्थ में, ठीक है? और कहाँ पे गाती है? एल्सिनोर के अरूमिना कैसल में, ठीक है? इस गाना को मैं क्या बताऊं, बस वो अपने पिता के बारे में सोचती है, वास्तव में अपनी जो, मतलब उसका जो, ओफिलिया अपने भाई को समझाती है कि देखिए, पिता की जो पिता के साथ हुआ है उसको भूल मत जाना, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी यादें चली जाती हैं, कुछ इस टाइप से वो यहाँ पे गाना गा के बताता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। यस, each try seems prologue to some great amaze, so full, okay, so full of artless jealous is guilt, it spiles itself in fearing to be spilled। यहाँ गर्ट्यूड बोलती है एक्ट फोर्थ के सीन फिफ्थ में, क्या बोलती है? देखिए, each toy seems prologue, मतलब प्रत्येक खिलौना किसी बड़ी गड़बड़ी का प्रस्तावना लाता है। यहाँ खिलौना पर्सन की बात कर रहा है ना, इतनी कलाहीन ईर्ष्या से भरा है। देखिए, सो फुल ऑफ आर्टलेस जेलियस इज गिल्ट, मतलब ये क्या बता रहा है? इतनी कलाहीन ईर्ष्या से भरा हुआ जो अपराध बोध छलकने के डर से ही अपने आप ही छलक जाता है। मतलब ये बता रहा है कि ईच टॉय सीम्स प्रोलॉग टू सम ग्रेट एमिस, प्रत्येक खिलौना है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन किसी न किसी गड़बड़ी का प्रस्तावना लगता है, मतलब वो सब में सस्पेंस देखती है। सो फुल ऑफ आर्टलेस जेलियस इज गिल्टी,
जो ये इतनी कला विहीन ईर्ष्या से भरा हुआ अपराध बोध है, इस स्पेल इट स्पेल्स इटसेल्फ इन फियरिंग टू बी स्पेल्ड। मतलब ये बता रहा है कि छलकने के डर से, मतलब जो अपराध बोध के छलकने के डर से ही अपने ही छलक जाती है, मतलब बिना बताए ही दर्द जो होता है, जो डर होता है, जो अपराध होता है, वो दिखने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, टुमारो इज सेंट वैलेंटाइंस। ये ओफिलिया कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है। टुमारो इज सेंट वैलेंटाइंस डे ऑल इन द मॉर्निंग बेड टाइम एंड आई ए मेड एट योर विंडो टू बी योर वैलेंटाइन। ये किसको संबोधित करती है? ये संबोधित करती है क्लाउडियस को। ठीक है, बोलती है कि आज जो है सेंट वैलेंटाइन डे का दिन है, ठीक है ना, सुबह के समय सब उस दिवस को एंजॉय करेंगे और मैं एक नौकरानी आपके पास, आपके ही महल की खिड़की पर आपकी वैलेंटाइन बनूंगी। यहाँ पे ओफिलिया कहती है इससे क्लाउडियस से। ठीक है, एक्ट फोर्थ के सीन फिफ्थ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है दिस नथिंग्स मोर देन मैटर। लार्टिस बोलता है एक्ट फोर्थ के सीन फिफ्थ में, क्या बोलता है? मतलब यहाँ पे मैटर से ज्यादा कुछ नहीं, नथिंग, दिस नथिंग्स मोर देन मैटर, मैटर से ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं है, ये लार्टिस बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं, लार्टिस ही बोलता है अ डॉक्यूमेंट इज मैडनेस, थॉट एंड रिमेम्बरेंस फिटेड। क्या बोल रहा है कि पागलपन में एक दस्तावेज विचारों और स्मरणों के विचार में फिट हो जाता है। ठीक है, किसके पागलपन की बात कर रहे हैं? ओफिलिया के। मतलब ओफिलिया की जो पागलपन भरी बातों का मतलब मुख्य कारण उसे लगता है कि उसके पिता की मृत्यु है, और वह अब अपने विचारों और स्मरणों के विचारों को एक साथ लाती है। मतलब ओफिलिया इन सबको जोड़ करके अपने जब पुरानी जिंदगी में जाती हो तो उसको एक पागलपन फील होता है और वो पागल हो जाती है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे लार्टिस कहता है डॉक्यूमेंट्स इन मैडनेस थॉट्स एंड रिमेम्बरेंस फिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इसको फिनिश किया। ठीक है, ये आज हम लोगों ने हैमलेट के